आप लोग? मेरा नाम राहुल। आप सब लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने मेरी लास्ट वीडियोस को G20 को बहुत प्यार दिया, अप्रिशिएट किया, सराहा और थैंक यू सो मच। आज एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कंटेम्प्रेरी टॉपिक के साथ, एक नए मुद्दे के साथ मैं दोबारा आया हूँ। ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है, इसको आप इस तरीके से आइडिया लगा सकते हैं कि देश के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 के साथ छेड़खानी के बारे में बात की जा रही है। आर्टिकल 1 जो कहता है कि भारत और इंडिया, इंडिया या भारत या इंडिया, उसके साथ बारे में बात की जा रही है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन अचानक से आएगा, सर ये कैसा मुद्दा है, मसला है? तो इसके पीछे क्या कहानी है, क्या हिस्ट्री है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताना जरूरी समझता हूँ कि मेरा उद्देश्य, मेरा ऑब्जेक्टिव, मेरा लक्ष्य किसी भी पार्टी विशेष के साथ नहीं है, किसी भी धर्म समुदाय के साथ नहीं, किसी भी संप्रदाय के साथ नहीं है। ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के लिए है, आपको जागरूक करने के लिए। यूपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी और जितने सिविल सर्विस के एग्जाम होते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्रिटिकल एनालिसिस के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको उन सारे फैक्ट के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर किसी पार्टी विशेष, पॉलिटिकल पार्टी या किसी धर्म विशेष जाति को के साथ अगर आपको लगता है कि कुछ भी अगर है, तो उसे सिर्फ और सिर्फ एक सहयोग कह सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात पर कल फोकस करते हैं। आप लोगों को पता होगा, मैंने G20 पे कल 2-3 दिन पहले वीडियो बनाया था। उस वीडियो में आपने देखा था कि मैंने आपको क्लियर बोला था कि हमारे देश में, भारत में लगभग 19 देश और एक यूरोपियन यूनियंस के मेंबर आए हुए थे। उनके पास इन्विटेशन लेटर गया था। इन्विटेशन लेटर के ऊपर लिखा था ये लाइन, प्रेसिडेंट ऑफ भारत। इन्विटेशन के ऊपर लिखा था प्रेसिडेंट ऑफ भारत, और सारी प्रॉब्लम, सारे बहस का, आर्गुमेंट का कारण सिर्फ ये लाइन है। जो उनके पास इन्विटेशन किया था, उस इन्विटेशन में लिखा था प्रेसिडेंट ऑफ भारत, उसके ऊपर लिखा था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, उसके ऊपर लिखा था प्रेसिडेंट ऑफ भारत। अब इस बात को समझिए, प्रेसिडेंट का मतलब राष्ट्रपति, भारत जो हमारे देश का नाम भी है, और हमारे आर्टिकल 1 में भी ये मेंशन किया हुआ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया और भारत के बारे में जिक्र किया गया आर्टिकल 1 में। तो अब ये बात अब आपके माइंड में आएगा, सर जब इंडिया का, जब हम ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन पे इंडिया लिखा हुआ है और वहां भारत लिखा हुआ है, तो क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया और भारत दोनों का नाम जिक्र किया गया, दोनों का नाम यूज किया गया। तो मैं आपको बताने ये जरूरी समझता हूँ कि देखिए, ऐसा नहीं होता है। आपका नाम अगर 2 तरीके का नाम अगर रखा जाए, अगर मैं बोलूँ कि किसी का नाम रमेश है और साथ साथ उसका नाम रामू भी है, तो हम बेसिकली क्या बात करते हैं, उसके रमेश नाम का यूज करते हैं, रामू नाम का यूज कम करते हैं। एक ही इंसान के 2 नाम हो सकते हैं। देखिए, नाम भी उतने ही इंपॉर्टेंट, नाम आपका पहचान है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अगर कहूँ कि मेरा क्या नाम है, तो सबसे पहले कोई अगर मुझसे पूछता है कि हु आर यू, कौन हो आप, तो सबसे पहला मेरा यही वर्ड होता है, आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूँ। इंडियन बोल के भी मैं बोलता हूँ मैं भारतीय हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सुनने और समझने के लिए। अब इसको बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। यही सारा मसला स्टार्ट हुआ, यही सारे मुद्दे क्रिएट हो रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ भारत से। मेरा टॉपिक भी है भारत और इंडिया। अब देखो, जो प्रेसिडेंट का जो पोजीशन होता है, जो प्रेसिडेंट का पद होता है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद होता है, एक संवैधानिक पद होता है। उसके साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते। और आपने देखा होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत का प्रधान, भारत का राष्ट्रपति, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, उसके साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते। तो अब ये मुद्दा उठता है कि ऐसा क्या हो गया अचानक से कि ये सारी मैटर आने से बातें शुरू हो गई। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बैकग्राउंड में थोड़ा सा लेके चलता हूँ। आज से 2-3 महीने पहले एक बीजेपी के अगेंस्ट में, आप ये कह सकते हैं कि जो इस समय जो रूलिंग पार्टी है उसके अगेंस्ट में जो अपोजिशन पार्टी थी, उसने एक अलायंस बनाया। उस अलायंस का नाम था इंडिया। देखिए, यहां से समझिए, अगेंस्ट कौन लोग हैं उनके बारे में बात करते हैं। अपोजिशन पार्टी ने एक अलायंस बनाया, एक अपना एक पार्टी बनाने की कोशिश की, जिसका नाम रखा गया इंडिया, और उसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। इसको अगर हम इस तरीके से देखें, INDIA। अब ये बात आप सब समझ सकते हैं कि यहां से ये जो पार्टी है, इसमें कई सारे छोटे बड़े पार्टी को मिलाकर, इसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, वो ममता बनर्जी की पार्टी और काफी लोग मिलकर एक अलायंस बनाए हैं इस समय की रूलिंग पार्टी को हराने के लिए, 2024 इलेक्शंस के लिए। तो ये भी हो सकता है कि आज के जो करंट जो पार्टी है, वो इस मुद्दे को ध्यान में रखकर ही चाहता हो कि अगर इस वर्ड को हटा दिया जाए, इंडिया वर्ड को हटा दिया जाए कॉन्स्टिट्यूशन से, तो कुछ बातें बन सकती है। वो अपने जीतने के बारे में हो सकता है, बीजेपी इस बात को भी सोच सकती है।
इसमें कोई दो राय नहीं है। सभी पार्टी अपने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस भी कर सकता है, कांग्रेस बीजेपी जिस भी पार्टी की सरकार होती है वो अपने हिसाब से अपना काम करता है, और इसमें कोई गलत बात नहीं, क्योंकि वो जीतने के लिए हम सब लोग यहाँ पे अपना अपना पार्टी का प्रचार प्रसार, अपनी आइडियोलॉजी के बारे में बात करते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक बात और समझने की कोशिश करते हैं। कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक भाषण में एक बात कहा था कि उन्होंने कहा था कि विष्णु पुराण में एक वर्ड मेंशन है, और वो कहते हैं विष्णु पुराण के अकॉर्डिंग कि हिमालय से, जो हिमालय वाला एरिया है, हिमालय से दक्षिण की तरफ और समुद्र से उत्तर की तरफ के एरिया को भारत कहते हैं, और इन सब जगह में जो लोग रहते हैं उन्हीं को भारतीय कहते हैं। अभी कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कहा था कि उन्होंने कहा कि विष्णु पुराण में ये मेंशन किया हुआ है, उस पुराण की बात कर रहे हैं, बहुत पहले की बात कर रहे हैं, वैदिक टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हिमालय से कहां पे दक्षिण, मतलब कि कह सकते हैं जम्मू कश्मीर से दक्षिण, मतलब जम्मू कश्मीर का दक्षिण कौन सा पार्ट होगा, ऑटोमेटिक सी बात है, केरल होगा, तमिलनाडु होगा, कर्नाटका होगा, श्रीलंका होगा, वो वाला पार्ट। और नीचे से उत्तर, तो ऊपर का उत्तर का पार्ट कौन सा होगा, कश्मीर होगा। तो इनके बीच के जो लोग रहते हैं इनको क्या कहा जाता है, भारत कहा जाता है। इन्होंने किसके हवाले से ये बात कहा, विष्णु पुराण का जिक्र करते हुए ये बात कहा। अब बात में और बात कर गए इन्होंने, इसका मतलब ये क्लियर कह रहे हैं कि संस्कृति जो थी, जो कल्चर था, वो उस समय भारत के नाम से जाना जाता था। हालांकि अगर मैं इस मुद्दे पे आऊं कि कितने कितने लोग को भारत कहा गया है, तो बहुत लोगों को कहा गया है। राम जी के भाई को भारत कहा गया है। इसके अलावा शकुंतला जी जो थी, उनकी जो बेटे थे, उनके भी बेटे को भारत कहा गया है। ऐसे बहुत सारे, एक जैन धर्म में भी ऋषभ देव थे, उनके भी बेटे को भारत कहा गया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं पुराने टाइम के, एंशिएंट टाइम में, जिनके बच्चों को भारत कहा गया। तो अगर हम इस बात को उठाकर अगर बात करते हैं कि भारत किसको किसको कहा गया और वो भारत के लोग से ही भारत है, तो फिर वो बातें बहुत लंबी चौड़ी हो जाएंगी। इसके बाद अगर थोड़ा सा हम और पीछे चलते हैं, तो मुगलों के टाइम में जो मुगल साम्राज्य था, उन्होंने भारत वर्ड यूज कम किया, उन्होंने हिंदुस्तान वर्ड का यूज किया। जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो उन्होंने ज्यादातर इंडिया वर्ड का यूज किया। तो जब यही बात, जब अंग्रेज जब छोड़ के जा रहे थे, जब संविधान सभा बन चुका था, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बन चुकी थी, तो इस बारे में लेकर ड्राफ्ट जब तैयार हो रहा था, जब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ड्राफ्ट तैयार हो रहा था, उस समय में जो प्रारूप समिति के जो चेयरमैन थे, जिसको हम ड्राफ्ट कमेटी भी कहते हैं, उन्होंने 15 और 17 नवंबर 1948 को मीटिंग बुलाया, एक सेटिंग बुलाया, और उन लोगों से इस बारे में डिस्कस किया कि इंडिया का नाम इंडिया चलेगा या भारत रहेगा, क्या नाम होगा, या भारतवर्ष होगा, आर्यवर्त होगा, या किस नाम से हम जाने जाएंगे। तो काफी डिस्कशन चला, लेकिन रिजल्ट नहीं आ पाया, उसको फिर आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। अगले टॉपिक पे बात होना शुरू हो गया, मतलब संविधान से जुड़े हुए आर्टिकल पे अगले आर्टिकल बात हुआ, इस बात को यहीं रोक दिया गया। फिर उसके कुछ साल तो नहीं कहते थे, कुछ महीनों के बाद से 17 और 18 सितंबर को फिर से इस बारे में बात हुआ, लेकिन वो एक साल के बाद, पहले वाला 1948 में और दूसरे वाला 1949 में बारे में बात हुआ। और जब बातें हुई 1949 में, जब ये बात हुई, 1949 की बात है, 17 से 18 सितंबर 1949 को जब ये डिस्कशन हुआ, उस डिस्कशन में ये क्लियर होता है, 1949 के डिस्कशन में क्लियर होता है 18 सितंबर को, कि अब हम दोनों चीज को लेकर चलेंगे, इंडिया भी रहेगा और भारत भी रहेगा, इंडिया भी रहेगा और भारत भी रहेगा। और यहीं से अडॉप्ट हो गया कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 1। तो इस बात को आप समझ चुके हैं कि ड्राफ्ट कमेटी अंबेडकर साहब के नेतृत्व में बनाया गया था, उनकी चेयरमैनशिप बनाया गया था। उन्होंने पहले डिस्कशन किया 15 और 17 नवंबर 1948 को, डिस्कशन सफल नहीं रहा, फिर दोबारा डिस्कशन हुआ 17 और 18 सितंबर 1949 को, 1949 को, और डिस्कशन सफल रहा। उन लोगों ने कहा कि हम दोनों टर्म को हम मानेंगे, इंडिया भी रहेगा और भारत भी रहेगा, क्योंकि कुछ लोग इंडिया के फेवर में थे, कुछ लोग भारत के फेवर में थे। तो अब उन्होंने कहा कि हम दोनों चीज को मान के चलेंगे, और 18 सितंबर 1949 को एक्सेप्ट हो गया। 18 सितंबर 1949 को क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। और हम इस बात को मान सकते हैं कि यही वो ऐतिहासिक दिन है जिस दिन से हम मानते हैं कि हमारे देश का जो संविधान का जो आर्टिकल 1 जो है वो इसके थ्रू ऐड ऑन हो गया। यहाँ तक समझ में आपको आ रहा होगा। मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट मसला है, इंडिया से बाहर थोड़ा सा बढ़ते हैं, वो मैटर है यूनाइटेड नेशन का। क्योंकि यूनाइटेड नेशन हमेशा से शुरू से एक वर्ड को मानते आ रहा है, यूनाइटेड नेशन, इंडिया। तो वहां पे अगर आप जाइएगा, यूनाइटेड नेशन के आप डॉक्यूमेंट्स को पढ़िएगा, तो हर डॉक्यूमेंट्स में, हर डॉक्यूमेंट्स वहां लिखा हुआ है
रिपब्लिक ऑफ इंडिया। क्या लिखा हुआ है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अब वहां कहीं भारत नहीं लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली किसी भी देश के लिए ये थोड़ी सी प्रॉब्लम की बात हो सकती है कि कहीं किसी का नाम इंडिया हो, कहीं भारत लिखा हो, कहीं आर्यव्रत लिखा हो, कहीं हिंदुस्तान लिखा हो, तो बहुत सारे नाम नहीं चल सकते हैं। तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया यूनाइटेड नेशन में लिखा हुआ है, तो अभी क्या है कि आप इसको फिर आप यहाँ पे भारत पे ये थी रिपब्लिक ऑफ भारत, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए भारत के संविधान में अब मुझे लगता है, जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि जैसे G20 का समिट क्लियर होगा, अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा हो सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जैसे G20 का समिट खत्म होगा, वैसे ही जो गवर्नमेंट इस समय की रूलिंग पार्टी है वो एक ज्वाइंट सेशन बुला सकती है, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स को बुला सकती है। और क्योंकि ये जो पार्ट है आर्टिकल 1 जो है वो कोई स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, इससे कोई फंडामेंटल राइट्स पे अफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ध्यान से समझिएगा। जब फंडामेंटल राइट्स पर असर पड़ता है तो उस समय केस कुछ अलग हो जाता है, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये नॉर्मल सा एक आर्टिकल है, तो इसको क्या किया जा सकता है? चेंज किया जा सकता है। तो हो सकता है कि जैसे G20 समिट खत्म हो, एक ज्वाइंट सेशन बुलाया जाए, ज्वाइंट सेशन बुलाने के बाद सिंपल मेजोरिटी दे। देखिए सिंपल मेजोरिटी का मतलब ये होता है कि जितने मेंबर उस समय उस टाइम पे मौजूद हैं, जितने मेंबर और उनका 51%, समझ लो। अगर मान लो कि पूरे लोकसभा राज्यसभा को मिलाकर 1000 मेंबर है, लेकिन उस टाइम में प्रेजेंट हैं सिर्फ 500 मेंबर, तो आप अगर समझ लीजिए 251 मेंबर ने अगर एक्सेप्टेंस दे दिया, अगर उन्होंने वोटिंग दे दिया उसके फेवर में, तो वहां से क्या हो जाएगा? ये अमेंडमेंट हो जाएगा। और शायद आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडिया है इसको पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा और भारत ही वर्ड चलेगा, भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। अब आगे हम एक दो टर्म पे और बात कर लेते हैं। आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, और इसी में सब क्लॉज भी जुड़ा हुआ है कि इंडिया के अंदर में ही जितने स्टेट होंगे जो इंडिया के पार्ट होंगे उनको माना जाएगा, जो कि शेड्यूल 1 में होने चाहिए, और साथ में यूनियन टेरिटोरीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है। लेकिन एक और बात मेंशन किया हुआ है कि इंडिया जिस जमीन को, जिस लैंड को एक्वायर करेगा वो भी आर्टिकल 1 में इंक्लूड हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सिक्किम हो गया, गोवा हो गया, ये सब जो देश हैं उसको आप किसमें एक्सेप्ट कर सकते हो? इसी आर्टिकल 1 में। जैसे सिक्किम हमने देखा कि इंडिया ने एक्वायर किया, वो भी आर्टिकल 1 का पार्ट हो गया। तो होप्स हो कि आपको ये वीडियो पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। आप अपना कमेंट, अपने राय को बताइए। मैंने सारे फैक्ट और फिगर को रख दिया, पुराने समय से लेकर नए समय तक रख दिया, क्योंकि क्यों ये मुद्दा इतना ज्यादा सेंसिटिव है। और अभी G20 चल रहा है, तो G20 के चक्कर में कोई इस बारे में बात अभी फिलहाल तो नहीं कर रहा, लेकिन जैसे G20 खत्म होगा सबसे पहले इसी मुद्दे पे बात होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस लग रहा है मुझे कि इस पे एक अमेंडमेंट आएगा। और अमेंडमेंट में क्या होगा कि इंडिया वर्ड को हटा के सिर्फ भारत वर्ड लिखा जाएगा, और यूनाइटेड नेशन में भी एक लेटर चला जाएगा वहां पे भी कि अब आप रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह पे रिपब्लिक ऑफ भारत कहिए। रिपब्लिक का मतलब होता है गणराज्य, जो लोगों से, गण से मिलकर राज्य बनता है उसी को गणराज्य कहते हैं। जो कई सारे लोगों से मिलकर राज्य बनता है, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से राज्य से बनता है, उसी को गणराज्य कहते हैं। यहाँ पे कोई राजा नहीं होता, प्रजा मिलकर राजा को बनाती है, यहाँ पे उसी को गणराज्य कहते हैं। और इंडिया क्या है? इसी रिपब्लिक का पार्ट है अभी की डेट में, लेकिन यूनाइटेड नेशन में भी ये मैटर चला जाएगा और भारत क्या हो जाएगा उस समय नाम चलने लगेगा। होप सो कि आपको पूरी वीडियो समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है आर्टिकल 1, इसलिए पार्लियामेंट इसको आसानी से क्या कर सकता है? अमेंड कर सकता है। पॉसिबल है जिसकी पार्टी लोकसभा राज्यसभा में ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से, जिनके पास MP ज्यादा है, वो आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आसानी तरीके से अमेंडमेंट हो सकता है। और ये बात तो इंपॉर्टेंट नहीं है कि भारत नाम हो या इंडिया नाम हो, कुछ भी नाम हो, हमें अपने देश पे गर्व करना चाहिए, प्राउड करना चाहिए। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम से इस तरह भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ही नाम हम जानते हैं। अगर आप इन दोनों नाम को हटा के भी अब ये भी कह सकते हैं हिंदुस्तान है, तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले के टाइम में आज़ादी के समय में हम यही कहते थे कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, इंडिया के बारे में बात करते थे। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जो भी नाम है हम सभी नाम को अपनाने को तैयार है। जो ये बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो नाम रखेंगे उनमें कुछ जरूर कुछ सोच समझ के ही रखेंगे, और बहुत कुछ प्लानिंग करके ये काम कर रहे होंगे, देश के हित के बारे में जरूर सोच रहे होंगे। इतने बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल लोग जो बैठे हुए हैं जरूर अच्छा सोच रहे होंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।